नमोबुद्धाय, जय भीम। कैसे हैं आप लोग? और ओवरऑल इस समय आस्था जो है शिक्षा पर हावी हो गई है। जैसा हमने देखा कि इस समय देवालय जरूरी है, शिक्षालय बंद है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ देवालय में प्रवेश कर सकते हैं, आस्था के दरबार में आप जा सकते हैं, मगर शिक्षा के मंदिर में नहीं जा सकते। सरकारों की अपनी अपनी दलील है और सरकारें कह रही हैं कि अगर हमने शिक्षा के दरवाजे, शिक्षा के रास्ते, शिक्षा के स्कूल खोल दिए तो महामारी बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी। लेकिन वो महामारी सोशल क्राउड जो आस्था के दरबार में होता है, मार्केट्स में होता है, कई जगह पर होता है, वहाँ पर सरकार कहती है कि अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग अपनाते हैं तो हम आपको रियायत दे सकते हैं। अब एजुकेशन के बिहार पर ऑनलाइन क्लासेस बहुत ज़्यादा चल रही है। ऑनलाइन क्लासेस आप समझ लीजिए वैसे ही जैसे पुराने समय में गुरुकुल चला करते थे। जो साधन संपन्न हैं वो इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, उसके लाभ ले सकते हैं, लेकिन जिनके पास साधन विहीन हैं वो लोग इससे वंचित रहेंगे, एकलव्य की तरह। यानी कि शिक्षा तो होगी, कागजों में होगी, लेकिन हकीकत में नहीं होगी। पूर्व की सरकारों ने डिजिटल इंडिया बनाने के लिए, शिक्षा को डिजिटलाइज करने के लिए लैपटॉप वगैरह भी बांटे, लेकिन फिलहाल इस कोरोना काल में सरकारें बिल्कुल खामोश हैं और ऑनलाइन का कारोबार बहुत तेज़ी से चल रहा है। ऑनलाइन क्लासेस में आप जैसे समझते हैं कि आपको घर के अंदर एक मोबाइल की ज़रूरत होती है, जो मोबाइल कम से कम 4G को सपोर्ट करता हो और स्पीड भी अच्छी आती हो और उसका कैमरा रेजोल्यूशन भी बहुत अच्छा होना चाहिए। तो कम से कम भी एक ऐसा मोबाइल जो 10,000 रुपये से कम नहीं आता है। और अगर आप 1.5 GB या 2 GB रोज़ का डाटा खर्च करते हैं तो मिनिमम 600 रुपये का एक पैकेज भी आता है, 2 GB रोज़ का या 1.5 GB रोज़ का, वो भी आपको चाहिए और एक स्पेस भी चाहिए आपको। ये सब एक आम घर में नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की नौकरी जा चुकी है। तकरीबन 10 करोड़ रोजगार जा चुकी हैं और एक रोजगार पर 4 लोग निर्भर रहते हैं। तो यानी 40 करोड़ लोगों के ऊपर रोजी रोटी का संकट है। ऐसे में शिक्षा जो उनके जीवन को महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है, उन्हें एक अच्छी सोच से निर्मित करती है, वो आज सबके पास नहीं है। वाजिब सवाल ये है कि हम ये पूछना चाहते हैं कि सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा जो अन्य देशों में फ्री है, बहुत कम मामूली खर्चों पर है, हमारे देश में ये सबसे ज़्यादा महंगी क्यों है? हमारे टैक्स का कैसे और क्यों इस्तेमाल उन जगह पर कर दिया जाता है जो वर्ग विशेष के लिए होती है? सर्व लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए योजनाएं क्यों नहीं आती हैं? ये हम किसी का खंडन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक कथा बता रहे हैं कि क्यों नहीं स्कूल एजुकेशन सिस्टम को ओपन किया जा रहा है, क्यों नहीं एक डाटाबेस लाया जा रहा है कि कितने लोग बेरोजगार हो गए हैं, उन बेरोजगार लोगों का क्या किया जाएगा, क्यों नहीं बात की जा रही है उन लोगों की जिनके पास आज खाना नसीब नहीं है, छत नसीब नहीं है, बाढ़ में परेशान हैं, भूखमरी के शिकार हैं, खुले आसमां के नीचे सो रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं। हम कहाँ और किधर की तरफ इस उन्नत भारत को लेकर जा रहे हैं? क्या चंद लोगों का देश बनाना चाहते हैं हम इसको? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने पहले ही वक्तव्य में कहा है कि शिक्षित बनो, तो वैदिक सभ्यता के चंद लोग इस शिक्षित बनो नारे को ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। संगठित तो ऑलरेडी हम होते ही नहीं हैं। शिक्षित होने का जो अवसर था हमारे पास, वो एक इतना महंगा कर दिया गया है कि आज प्राइवेट यूनिवर्सिटियों की एडवर्टाइजमेंट टेलीविज़न पर देखते हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में जो सरकारी कंपनियां हैं, सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सरकारी उपक्रम हैं, वो बिक रहे हैं। बड़े फ़क्र से हमने कह दिया कि हमने इस देश के साथ ये संधि की, वहाँ से हम ये वाला जहाज़ खरीद के लग कर आए, लेकिन कोई ये पूछने को तैयार है कि हमारा जो सिस्टम बिका वो किसने खरीदा और हमारे सिस्टम को बेचने की ज़रूरत क्या थी? हमारा इतना बड़ा आबादी का देश है, इसमें इतने रोज़गार चाहिए हमको, तो निजीकरण की तरफ हम क्यों लेके जा रहे हैं? क्या एक सवाल वाजिब नहीं है
कि हमारे टैक्स का पैसा जो है, जो हम जीएसटी के रूप में दे रहे हैं, सेल टैक्स के रूप में दे रहे हैं, इनकम टैक्स के रूप में दे रहे हैं, हाउस टैक्स के रूप में दे रहे हैं, कितने तरह के टैक्स दे रहे हैं, जबकि आपने कहा कि एक देश और एक टैक्स, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ बहु टैक्स लगते हैं, बहुत सारे टैक्स लगते हैं। ये सब पैसा कहाँ है? सवाल है कि अगर मैं इस देश में 1 रुपया भी सरकार को देता हूँ तो अधिकार है कि मेरे एक रुपये का कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है। प्राकृतिक आपदाओं का भूचाल आ रहा है हमारे देश में और सरकार नदारत है, सिर्फ खरीद फरोख्त के लिए सरकारें गिराने और बनाने के लिए। मन विथा हो जाता है कि कहीं एकदम से इंस्टेंट ट्यूट आ जाता है और कहीं बिल्कुल ही नहीं आता है। कहीं प्रतिभाओं को दबा दिया जाता है, कहीं पर कुछ भी संभव और पॉसिबल हो रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि ये शिक्षा के द्वार कब खुलेंगे? शिक्षा मंत्री कब बताएंगे कि ये शिक्षा के दरबार कब खुलेंगे? और ऑनलाइन जो क्लासेस चल रही है जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा लिया जा रहा है, और ऑनलाइन क्लासेस में न तो वो अपना स्ट्रक्चर दे रहा है, न उसके यहाँ पर बच्चे जा रहे हैं अपने घर में ही पढ़ रहे हैं, फिर भी महंगा है। जब आपने कहा कि इंटरनेट हम आपको फ्री दे रहे हैं तो इंटरनेट के पैसे लगते हैं, स्टूडेंट को भी पैसे देने पड़ते हैं, वाईफाई के पैसे देने पड़ते हैं। कॉल आपने कहा था कि इनकमिंग लाइफ टाइम फ्री आएगा, लेकिन नहीं आया। आपने अब उसको 1 दिन में ही बंद करना शुरू कर दिया है। अगर आपका पैकेज आज ख़त्म है तो कॉल नहीं आएगी आपकी। तो ये जो मनमर्जी हैं जो देश की आवाम के ऊपर जो थोपी जा रही हैं, ये कहाँ तक ठीक है? माना कि हम भारत के लोग हैं, बहुत धैर्यवान हैं, लेकिन धैर्य का बांध कब तक? कब तक सरकारें अपनी मनमर्जी करती रहेंगी? हम किसी सरकार का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन क्या सम्राट अशोक के देश में जहाँ तक्षशिला, विक्रमशिला और नालंदा बने, ये वो देश ऐसा है कि जहाँ ताले लग रहे हैं? जहाँ ज्योतिबा फूले ने एजुकेशन सिस्टम को बिल्डअप किया, जहाँ पर पूर्व की सरकारों में गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी वगैरह इस तरह की बनी, तमाम स्ट्रक्चर बने, तो हमें भी फक्र होना चाहिए। हमें भी फक्र होगा अगर हमारे देश के जो मुखिया हैं वो देश का सबसे बड़ा अस्पताल बनाएं, देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बताएं। हमें भी बहुत फक्र होगा, हम भी उस दिन बहुत खुश होंगे, बहुत सारे दिए और धूप बत्ती खूब जलाएंगे जिस दिन वर्ल्ड का सबसे बड़ा अस्पताल माननीय ने उद्घाटन किया। देश की विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी भारत में है। ऐसे कीर्तिमान भी कुछ हमारे देश में हो जाए तो शायद ये सम्राट अशोक का और गौतम बुद्ध का देश बन जाए। डॉक्टर अंबेडकर को वर्ल्ड में माना जाता है, लेकिन यहाँ नहीं माना जाता है। गौतम बुद्ध को पूरे विश्व में माना जाता है, यहाँ नहीं माना जाता है। विडंबना है। सिक्के के एक पहलू को देखकर अगर आप चलेंगे तो शायद सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। आप अपने कुछ मंसूबों में पास हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे, लेकिन शायद दिलों में तो जगह नहीं पा पाएंगे। कुर्सी पर बैठ जाना और दिलों में आ जाना बहुत बड़ी बात होती है। तो वेदनाएं, संवेदनाएं तो बहुत सारी हैं, मगर हम सरकार से, तमाम प्रशासनिक अधिकारियों से अपील करना चाहेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ स्कूल खुल सकते हैं, ऑड इवन के साथ स्कूल खुल सकते हैं। आधे बच्चे एक दिन बुलाइए, आधे बच्चे अगले दिन बुलाइए, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उनको पढ़ा सकते हैं, मगर शिक्षा और स्वास्थ्य से किसी को महरूम मत रखिए। सबका अधिकार है, सबका हक है। आज लाखों रुपए प्राइवेट नर्सिंग होम ले रहे हैं कोरोना के नाम पर। कोरोना की दवाई नहीं है तो वो किस बात का ट्रीटमेंट करते हैं और लाखों रुपए ले रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। टेस्ट कराने जाओ तो उस टेस्ट कराने पर भी जीएसटी लग जाता है। तो कितनी बड़ी बात है कि हमारे पास इनकम ऑफ सोर्सेज नहीं है, परचेजिंग पावर चले गई है, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन कौन सुनेगा? तो ये सारी बातें हैं। एक आम नागरिक के तरीके से सोच के देखिए कि आप हमारे वोट से बनते हैं, हमारे सपोर्ट से बनते हैं, हमारे टैक्स से बनते हैं और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स को यूज़ करते हैं। जिस तरह किसान के पास अधिकार नहीं है अपनी संपत्ति को, अपनी फसल के दाम तय करने के लिए, ऐसे नागरिक को भी अधिकार नहीं है कि अपने दिल की बात कहने के लिए कि वो क्या चाहता है। कोई सुनना ही नहीं चाहता। कोई सरकार को गिरा देता है, कोई विधायकों को खरीद लेता है, कोई कहीं चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है। ये मानसिक पीड़ा और वेदना है। कुछ चंद मीडिया हाउस जो हैं जो अपने आप को टीआरपी के नाम पर या कुछ फंडिंग के नाम पर बेच रहे हैं
देश सब कुछ देख रहा है मगर बेबसी के आलम में, क्योंकि इस देश और संसाधनों से उनको प्यार है। ये देश सबका है और इसीलिए इस देश में लोग धैर्यवान हैं कि चलो आज नहीं कल, कल नहीं कल, कभी ना कभी तो सुध-बुध आएगी। तो कोशिश है कि एक आवाज़ है, एक मुहिम है, एक आम भारतीय नागरिक की एक व्यथा है कि आप एजुकेशन सिस्टम को, स्वास्थ्य सिस्टम को, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, जो पब्लिक अथॉरिटी है उसको मत बेचिए। अदरवाइज आप रहेंगे, सत्ता के शीर्ष पर रहेंगे लेकिन दिलों पे नहीं रहेंगे। इज्जत वो होती है कि जो देखते ही आपको हाथ जोड़ ले, इज्जत नहीं कि किस आपको देखकर नजरें मोड़ ले। तो बेशक आप सत्ता के शीर्ष पर पहुंच जाइएगा, चंद लोगों के नेता बन जाइएगा, लेकिन 100 करोड़ की जब बात आप करेंगे तो 100 करोड़ लोगों के आप नेता नहीं होंगे। ये व्यथा है। अभी भी वक्त है कि इस देश को कोरोना काल से, महामारियों से, बेरोजगारी से, आर्थिक हालातों से मुक्ति दिलाइए। अरबों खरबों रुपए का आर्थिक पैकेज विदेशों से मिलता है, उस पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए। जब बुद्ध के नाम से पैसा विदेशों से लेकर आते हैं तो बुद्ध के देश में लगाइए, शिक्षित कीजिए लोगों को। बुद्धम शरणम गच्छामि के नाम पर बुद्ध की शरण में, बुद्धि की शरण में जाने के लिए बोलिए, संघ की शरण में जाने के बोलिए, संघ साथ रहने के लिए बोलिए। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, इतने सारे लोग पढ़े लिखे हैं, पॉलिसी मेकिंग कीजिए और कहीं ना कहीं इस देश के लोगों के बारे में सोचिए। अगर हम खुश हैं, हमारे पास परचेजिंग पावर है, तो हम देश खुशहाल हो जाएगा। नागरिक खुश है, देश खुशहाल है। आप कागजों में देश को खुश करके दिखाएंगे तो ऐसे कुछ भी नहीं होगा। तो कम कहना और ज़्यादा समझना। आपसे यही अपील है कि शिक्षा के द्वार को सस्ते से सस्ता कर दीजिए और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इसको भी खोल दीजिए। बच्चों की आंखें कमज़ोर हो रही हैं, वो देख ऑनलाइन क्लासेस करते करते शायद उनकी आंखें कमज़ोर हो रही हैं। किसी के पास तो ऑनलाइन क्लास का विकल्प ही नहीं है, उसके पास फ़ोन ही नहीं है, उसके पास डाटा ही नहीं है, उसके पास 4G 3G वाईफाई कुछ भी नहीं है, वो कैसे पढ़ेगा। यानी आज फिर अब अर्जुन की व्यवस्था को एकलव्य से जोड़ रहे हैं, फिर किसी न किसी का अंगूठा ले लिया जाएगा, है ना। तो प्लीज़ ये व्यवस्था को बंद कर दीजिए। और देश के मुखिया जी से अनुरोध है कि अगर वो गरीब के बच्चे हैं, वाकई गरीब के बच्चे हैं, और वो कहते हैं कि बाकी में एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पहुंच गया, तो उस प्लेटफॉर्म को मत बेचिए। ये प्लेटफॉर्म बचा के रखिए कि ताकि आपके जैसे बच्चा भी कोई इस देश का हुक्मरान बन सके। इन सब शब्दों के साथ विराम लूंगा। नमस्कार, जय भीम, जय भारत।